हेलो एवरीवन, ये है 8 और 9 जनवरी का प्रीलिम्स आर्टिकल। तो बाकी का आर्टिकल्स अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा तो जा कर के देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले बिना किसी बात के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल है फेरल कैमल। फेरल कैमल प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अप्रूव्ड द किलिंग ऑफ पोटेंशियली 10,000 कैमल इन बुश फायर अफेक्टेड रीजन। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा आग लगा था जंगलों में, जिसके वजह से जानवरों की काफ़ी क्षति हुई और इसमें 10,000 कैमल को पोटेंशियली तौर पर काफ़ी अफेक्टेड, वहाँ की रीजन काफ़ी इकोसिस्टम इम्बैलेंस है। 10,000 कैमल्स को मारने की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने परमिशन दे दी है। बड़ा अजीब व गरीब बात है। आपको लगता होगा कि ये बहुत क्रूर फैसला है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चाई होती है ना, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। अब 10,000 कैमल्स को मारने की अप्रूवल देने की वजह क्या है? आप आईएएस के स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा भावुक नहीं हो सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आप बताएं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये कदम क्यों उठाया? मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, बेहतर होगा कि आप ही एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि ये डिसीजन उन्हें क्यों लेना पड़ा। ठीक है, तो 10,000 कैमल्स को मारने की परमिशन दी, जो इम्बैलेंस इकोसिस्टम्स जंगलों में आग लगने की वजह से हुई है, उसकी वजह से। तो एज द रीजन इज सफरिंग फ्रॉम ड्राउट कंडीशन काउज बाय द फायर, ह्यूमन एंड फेरल कैमल्स आर कम्पिटिटिंग ऑफ वाटर सोर्सेस। तो ये कैमल जिनको मारने की परमिशन दी गई है, फेरल कैमल है, और ड्राउट की वजह से, सूखा की वजह से काफ़ी रीजन में जो है पानी की और बाकी रिसोर्सेज की काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी जानवरों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फेरल कैमल्स 1840 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और फेरल कैमल फीड ऑन मोर देन 80% ऑफ अवेलेबल प्लांट्स। और उस रीजन के 80% जो प्लांट्स है फेरल कैमल के द्वारा ही फीड कर लिया जा रहा है। तो ये IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, IUCN के स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये था आर्टिकल पहला। अगला आर्टिकल है श्री ननकाना साहिब। प्रीलिम्स हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो इंडिया ने बहुत सख्त अपोलोजाइज़ किया है ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर जो अटैक हुआ उसको लेकर। तो ननकाना साहिब एक पवित्र स्थल है, सिख रिलीजन से एसोसिएटेड है, और गुरु नानक देव का जन्म यहीं पर हुआ था। गुरु नानक देव पास्ट हिज होल चाइल्डहुड एंड यंग एज इन ननकाना साहिब। तो गुरु नानक साहब अपनी पूरी बचपन की ज़िंदगी और यंग एज ननकाना साहिब में ही व्यतीत की गुजारा, और इट इज़ लोकेटेड नियर लाहौर सिटी इन पाकिस्तान। और ये स्थित है लाहौर, पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान कंट्री के लाहौर शहर में। महाराजा रंजीत सिंह हेल्प इन बिल्डिंग द गुरुद्वारा एट ननकाना साहिब। तो ये था आर्टिकल्स। अगला आर्टिकल है प्रिविलेजेस नोटिस। प्रीलिम्स पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ए नोटिस सीकिंग परमिशन फॉर मूविंग द मोशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाज इशू। तो जो प्रिविलेज MP और MLA को दी जाती है, तो अभी ये इस पर इशूज़ है, काफ़ी बहस है। तो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट कई सारे प्रिविलेज उनको दी जाती है, वो इंजॉय करते हैं, और वो अपने फंक्शंस को, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए उनको दी जाती है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज ए पनिशेबल ऑफेंस, और प्रिविलेज को भेदना, तोड़ना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है पार्लियामेंट लॉ के अंदर। ठीक है, तो इफ़ एन MP एंड MLA वांट टू ब्रिंग आउट ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट समवन, तो अगर किसी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन अगर कोई MP MLA लाना चाहता है, तो पहले उसको स्पीकर से कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, तब वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ स्पीकर रिस्पेक्ट द प्रिविलेज नोटिस मोशन विल बी पुट इन द प्लेस फॉर द वोट बाय द हाउस, इट इज़ रिफर्ड टू एज ए प्रिविलेज मोशन। तब तक उसको प्रिविलेज मोशन में रिफर नहीं किया जाएगा जब तक कि स्पीकर उसको अलाउ ना करे और बाकी लोग उस पर वोट करें। तो प्रिविलेज आप समझ रहे हो, जो प्रिविलेज कई सारे जो दी जाती है MP MLA को अपने ड्यूटीज़, अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए, तो अंडर ऑफ पार्लियामेंट लॉ इसको ब्रीच करना, ये एक कह लें कि ये नहीं करना, मतलब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो MP अगर MLA अगर किसी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं, तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, स्पीकर से कंसेंसस लेना पड़ेगा, और तब वो ला सकते हैं, फिर उस पर वोट दी जाएगी, तब उस पर आगे बात की जाएगी। तो रूल नंबर 222 चैप्टर 20 ऑफ द लोकसभा रूल बुक एंड कॉरस्पॉन्डिंगली रूल 187 इन चैप्टर 16 ऑफ द राज्यसभा रूल बुक गवर्नमेंट प्रिविलेज। ठीक है, तो ये था। अगला आर्टिकल है नेशनल पेंशन सिस्टम। प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये है जो पेंशन को रेगुलेट करती है।
stated the mindset of the individual and corporate make national pension system a less preferred saving option। तो पेंशन लोगों का सेविंग होता है जो बाद में जब रिटायरमेंट होती है तो उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ओनली 10 लाख ऑफ एम्प्लॉय आर द कवर्ड अंडर NPS। अराउंड द 7,000 कॉर्पोरेट करेंटली रजिस्टर्ड विद द PFRDA। तो तकरीबन 10 लाख एम्प्लॉय ही जो है इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में रजिस्टर्ड है और तकरीबन 7,000 कॉर्पोरेट ही इसमें जो है मतलब 10 लाख ही नेशनल पेंशन सिस्टम्स में जो है तकरीबन लोग एम्प्लॉय आते हैं और तकरीबन 7,000 कॉर्पोरेट इसमें रजिस्टर्ड है PFRDA में। मतलब PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये केवल 7,000 कॉर्पोरेट सेक्टर ही जो है इसमें रजिस्टर्ड है। तो NPS इज ए वॉलंटरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर रिटायरमेंट द परव्यू PFRDA एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है रिटायरमेंट के बाद लोगों के लिए और ये PFRDA के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 इंट्रोड्यूस ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इट इज़ अ लेटर मेड अवेलेबल ऑल सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स। तो पहले ये था सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन बाद में इसको सभी नागरिक के भारतीय नागरिक को जो है इसमें जो है अवेलेबल कर दिया गया। तो NPS करेंटली हैज ए सब्सक्राइबर हैज बेस बिल्ड इन बेस इंक्लूडिंग। तो सेंट्रल एंड स्टेट, तो कौन कौन इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब इसमें आते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल स्टेट ऑटोनमस बॉडीज, कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, इंडिविजुअल्स। NPS विल बी सून एक्सटेंडेड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया आप समझ रहे होंगे। तो ये लोग जो है इसमें आते हैं नेशनल प्रिविलेज सिस्टम में। तो ठीक है, ये था आर्टिकल। अगला आर्टिकल है एब्सेंटी वोटर। प्रीलिम्स पॉलिटिक्स आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो कई सारे लोग हैं माइग्रेंट कर जाते हैं, अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं या फिर अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो उनके लिए ये संविधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के अंदर हर एक बंदे का प्रतिनिधित्व ये तय करता है कि बंदा को उसके चुनिंदा प्रतिनिधित्व को चुनने का फुल टू अधिकार है। तो इसके लिए जो है बनाया गया है कि तकरीबन पोस्टल बैलेट कार्ड के माध्यम से वो लोग जो एब्सेंट है उनको वोट ले लिया जाएगा, उनको ये सुविधा दी जाएगी। अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। आर्ट स्टेट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन आप नक्शा में जाकर देखिए। ठीक है, अनाउंस टू पार्टिसिपेट इन माधापुर मेला गुजरात। जो अनाउंस्ड की गई है माधापुर मेला जो गुजरात में हेड होती है, इसके साथ पार्टिसिपेट करेगी। तो दिस मार्क द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ गुजरात विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो गुजरात के साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये जो मेला माधापुर मेला के साथ जो है कोलैबोरेट करना, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को जो है प्रमोट करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी 140वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के एनिवर्सरी के अवसर पर। इट एम टू सेलिब्रेट द यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी। इसका मकसद है कि हमारे देश में जो अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करना है, वन नेशन को प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है हमारे नेशनल फैब्रिक को और इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। द स्कीम सीक्स टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बिटवीन द स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। तो स्कीम का मकसद है कि बाकी स्टेट के साथ एक अच्छा एंगेजमेंट करना है और बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे से शेयर करना है। द माधापुर मेला गुजरात शेयर कनेक्शन टू द मिसमी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेला कनेक्ट है मिसमी ट्राइब्स जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, इससे भी। और मिसमी ट्राइब्स जो है एंसेस्ट्री ऑफ द किंग भीष्मक, और मिसमी ट्राइब जो है किंग भीष्मक के एंसेस्टर से पूर्वज से जो है आते हैं। तो हिम्स डॉटर रुक्मिणी एंड लॉर्ड कृष्णा, और उसके बेटी रुक्मिणी और लॉर्ड कृष्णा से ये एसोसिएटेड है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट द जर्नी अंडरटुक बाय द रुक्मिणी फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात विथ लॉर्ड कृष्णा। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो ये हिस्ट्री एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, खास तौर से मिसमी ट्राइब के साथ ये माधापुर मेला को नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ जो है माधापुर मेला जो कि गुजरात में इसको एसोसिएट किया गया है। अगला आर्टिकल है एफी हैनी फेस्टिवल। प्रीलिम्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को एसोसिएट कर सकते हैं। इफिहेंसी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज गोवा एंड केरला। तो मनाया जाता है ये गोवा और केरला में ये त्यौहार मनाया जाता है। और गोवा सेलिब्रेशन नोन बाय इट्स पोर्तुगीज नेम, तो इसका जो नाम है ये पोर्तुगीज नाम के ऊपर है, फेस्टा डोस रीस। ठीक है, केरला के नाम जो दी गई है इसमें सिरियक नेम देनहा। ठीक है, ये केरला में जाना जाता है इस नाम से, सिरियक नेम देनहा, और पोर्तुगीज नेम फेस्टा डोस रीस। तो एम्फसाइजिंग एमंग द 3 ओल्डेस्ट मेजर फेस्टिवल डे। तो 3 काफ़ी पुराने फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। क्रिश्चियनिटी, द 2 अदर्स बींग्स क्रिसमस एंड ईस्टर। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 6 बाय नंबर ऑफ क्रिश्चियन। तो 6 जनवरी को कई सारे क्रिश्चियन के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, रोमन कैथलिक के द्वारा मनाया जाता है। एंड जनवरी 19 ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा जो
अलग सेक्ट है, ईसाई के सेक्ट है ये, इसलिए मनाते हैं। 19 मतलब 6 जनवरी को जो है मनाते हैं रोमन कैथलिक, और 19 जनवरी को मनाते हैं ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, यानी कि एक सेक्ट है, ईसाई का एक सेक्ट है। ये लोग 19 को मनाते हैं और वो 6 को मनाते हैं। तो ये त्यौहार है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द बिटवीन द December 25 एंड जनवरी 6 इज नॉन इज द 12 डेज ऑफ द क्रिसमस। तो 25 से लेकर के जनवरी 6 तक 12 डे क्रिसमस के रूप में ये जाना जाता है, और इफिफेनी फीस्ट डे ऑफ द डे ऑफ कॉमेमोरेशन। तो इन क्रिश्चियनिटी द मार्क द विजिट ऑफ द मेगी, मीनिंग द 3 वाइज ऑफ मैन ऑफ 3 किंग, द इन्फेंट जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हिज नेटिविटी अंटिल एज 12। तो अगला आर्टिकल है गोल्डी लॉक जॉन। प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा रिपोर्टेड डिस्कवरी ऑफ एन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट नेम TOI 700D ऑर्बिटिंग इट स्टार्स इन हैबिटेट जोन। तो नासा ने ये रिपोर्टेड किया है, एक न्यू डिस्कवरी खोज की है, एक एक्सोप्लैनेट क्या होता है, जो स्टार के चारों ओर जो घूमता है उसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। सन भी हमारा एक स्टार है। तो अर्थ से कई गुना बड़ा साइज का एक प्लैनेट डिस्कवर किया है नासा ने, जिसको एक्सोप्लैनेट कहा गया है। उसका नाम दिया गया है TOI 700D। ठीक है, तो ये अपने हैबिटेट जोन पर ऑर्बिट कर रही है स्टार के चारों ओर, और हैबिटेट जोन इज कॉल्ड द गोल्डी लॉक जोन, और जो हैबिटेट जोन है इसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। तो इट इज़ द एरिया अराउंड ऑफ स्टार वेर इट इज़ नॉट हॉट एंड नॉट टू कॉल्ड। ये जो एरिया है गोल्डी लॉक जोन, जिस स्टार के चारों ओर ये एक्सोप्लैनेट रिवॉल्व कर रही है, जो घूम रही है, ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। उम्मीद है यहाँ पर वाटर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, और लिक्विड वाटर भी हो सकता है एग्जिस्ट हो। तो अर्थ इज़ लोकेटेड इन द गोल्डी लॉक जोन ऑफ सन। तो अर्थ भी जो है गोल्डी लॉक जोन में ही जो है लोकेटेड करता है, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है। तो गोल्डी लॉक जोन आप समझ रहे होंगे ना क्या है। तो एन एक्सोप्लैनेट इज ए प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द स्टार अदर देन सन। तो एक्सोप्लैनेट वही होता है जो स्टार के चारों ओर घूमती है, या फिर हमारा सन भी एक स्टार है। तो TOI 700 मेजर 20% लार्जर देन द अर्थ। इट ऑर्बिट इट्स ए स्टार वंस एवरी 37 डेज। तो ये काफ़ी 20% बड़ा हमारे अर्थ से, तकरीबन 37 डे में ये अपना स्टार के चारों ओर अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। अगला आर्टिकल है लिथियम सल्फर बैटरीज। प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स हैव क्लेम टू हैव डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी। तो रिसर्चर ने एक नया डेवलप किया है दुनिया के सबसे कारगर, सबसे एफिशिएंट बैटरी, लिथियम सल्फर बैटरी। तो इसका दावा है तकरीबन इसके एक दिन के चार्ज से 5 दिन तक स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज रहेगा, अच्छे से चलेगा। और तकरीबन इसके ये इतना एबल होगा इलेक्ट्रिक कार में कि 1000 किलोमीटर तक डिस्टेंस को तय कर पाएगा बिना किसी वन चार्ज के जरिए। दिस बैटरीज कैन आउट परफॉर्म द ली लाइन बैटरीज मोर देन द 4 टाइम्स एंड हैव ए लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और ये बैटरीज इस क्वालिटी की होगी, इस तरह से होगी लिथियम सल्फेट बैटरी कि ना इन्वायरमेंट पर भी ये ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो मटेरियल यूज्ड इन द बैटरीज आर द सेम एज द ली लाइन बैटरी। तो ये मटेरियल जो यूज़ किया जाएगा, जो ली लाइन बैटरीज में जो की जाती थी। बैट द डिज़ाइन ऑफ द सल्फर कैथोड इज रीकॉन्फिजेंट टू एकोमोडेट हायर स्टेट्स विदाउट लेसिंग कैपेसिटी। तो अगला आर्टिकल है सीख लैंग्वेज प्रीलिम्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी, अभी हाल ही में एक स्टडी से पता चला कि इंडिजेंट लैंग्वेज अलायंस, ठीक है, ये बताया है कि तकरीबन 700 से ज़्यादा सीकी स्पीकर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो अब जो है सीकी एक लैंग्वेज है जो कि 700 से ज़्यादा लोग दुनिया में नहीं ऐसे हैं जो सीकी लैंग्वेज बात करते हैं। तो इट इज स्पोकन वेरी फ्यू पीपल्स इन द न्यूयॉर्क सिटी। काफ़ी कम लोगों के द्वारा ये बोला जाता है न्यूयॉर्क सिटी में भी, और काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कम लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। ये काफ़ी इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस के जरिए जो इनको बताया गया है कि 700 से भी ज़्यादा कम लोग जो है इस लैंग्वेज को अभी बोलने वाले हैं। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन जस्ट 5 विलेज, से 5 गाँव में ये बोला जाता है। मुस्टैंग रीजन ऑफ नेपाल रीजन विच इज क्लोजर टू द बॉर्डर विद तिब्बत। वो भी तिब्बत बॉर्डर के करीब है। नेपाल के एक रीजन जो तिब्बत बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर ये लैंग्वेज बोला जाता है। तो ए न्यू डायलेक्ट called Ramaluk is developing among the Nepalese diaspora which borrow and mixes word from English, Nepali and Hindi and some Sikh. The Endangered Language Alliance considers language in peril when there are fewer than the 10,000 speaker worldwide. तो इंडेंजर्ड लैंग्वेज उसी लैंग्वेज को दी जाती है, उनको कही जाती है जिनके बोलने वाले तकरीबन 10,000 लोगों से भी जो है कम हो। तो तकरीबन ये तो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, चूँकि यहाँ 700 लोग हैं जो इस लैंग्वेज को जो है बोलने वाले हैं। तो ये था आज का पूरा आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो और इसका नोट्स बनाओ और अपने मुझसे शेयर करो। थैंक यू।